आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसका सीधा सीधा असर हमारी पाचन क्रिया पे यानी डाइजेशन पे है। डाइजेशन अच्छा रहेगा तभी तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आज हम आयुर्वेदिक कुकिंग टिप्स के बारे में जानेंगे। इसमें हम 15 ऐसी टिप्स जानेंगे जो सभी के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। खान पान में कौन सी चीजों को आपने जरूर इंक्लूड करना चाहिए और कौन सी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अपने लिए सही अनाज, सही दालें, सब्जियां, चटनी, यहाँ तक कि राइस आप कैसे चुने, इसको सही तरह से कैसे पकाए, क्या प्रिकॉशन ले, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए बिना समय गवाए ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। खाना बनाते समय और खाते समय आयुर्वेद का एक बहुत ही जरूरी नियम हमने हमेशा फॉलो करना है। यह है तन मना, यानी खाना बनाते समय शांत मन से, प्रसन्नता से अपने खाना बनाना है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप खुशी खुशी कोई खाना बनाते हैं तो बहुत ही सिंपल सा फूड भी बहुत टेस्टी लगता है। खाने वाले का मन शांत होता है, उनको वो खाना ज्यादा अच्छा पचता है। जब भी आपका मन उदास है, चिड़चिड़ापन या गुस्सा आया है, तब मन की इस स्थिति में आपने खाना नहीं पकाना है। थोड़ा सा रुक जाए, मन को शांत होने दे, फिर खाना बनाए। खाना बनाते समय भी आप भजन लगा सकते हैं या फिर कोई मंत्र, ओंकार जप आप सुन सकते हैं ताकि आपका मन शांत रहे और आप अच्छे से खाना बना सके। महंगी इंपोर्टेड चीजें हमारे लिए ज्यादा अच्छी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो हम जिस देश में, जिस प्रदेश में रहते हैं, वहाँ का जो लोकल फूड है वो हमारे लिए बेस्ट है। इसी को आयुर्वेद में देश सात में कहा जाता है। इसको एक उदाहरण लेके समझते हैं। अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो वहाँ पे सरसों की उपज होती है। आपके लिए सरसों का तेल बेस्ट रहेगा क्योंकि इसकी तासीर गर्म है और वहाँ का वेदर ठंडा है। जो लोग साउथ में रहते हैं वहाँ का वेदर गर्म है, इसलिए नारियल का तेल यूज किया जाता है जिसकी तासीर ठंडी है। लेकिन अगर हम इन सभी तेलों को छोड़ के कोई ऑलिव ऑयल जैसे तेल यूज करें जो हमारे लिए बने ही नहीं है, हमारे आसपास उसकी उपज ही नहीं है, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इसी तरह से अनाज, दालें, सब्जियां, फल, इन सभी का चयन आपने करना है। जैसे कि कोई ड्रैगन फ्रूट या कीवी जैसे फल हमारे आसपास तो हुए नहीं है, तो हमारा जो लोकल फूड है, लोकल मार्केट में लोकल वेंडर से जो आपको इजीली मिल जाता है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। हर परिवार की खान पान की अपनी एक विशेषता है, अपनी एक परंपरा है जो उस परिवार के सभी लोगों को बहुत अच्छी सूट कर जाती है। ये हमारे जेनेटिक पैटर्न को पता है। तो इसी तरह का खाना हमने लेना है, उसमें कोई भी सडन चेंज नहीं करे। जैसे सोशल मीडिया पे अगर हम देखें तो बहुत सारे फूड ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, या अगर आपको कोई डाइट चार्ट बना के दे जिसमें कोई ऐसी चीजें है जो ना तो आपने कभी खाई है, ना आपको पसंद है, ना इजीली अवेलेबल है, ना सूट करती है, तो ये आपके लिए सही नहीं है। फूड ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए, न्यूट्रिशियस बनाने के लिए अगर आप बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, जैसे फिर मल्टीग्रेन आटे की रोटी, मिक्स दालें, मिक्स सब्जियां, सुबह सुबह बहुत सारे सीड्स साथ में मिला के अगर आप खा रहे हैं, तो इसमें देखिए हर एक चीज अच्छी है पर हर एक की अपनी विशेषता है, हर एक के अपने गुण, अपनी तासीर है। जैसे अगर आप मिक्स आटे की रोटी बना रहे हैं और इसमें आपने गेहूं के साथ मिलेट्स डाले हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, तो इसमें देखिए हर एक चीज अलग अलग है। गेहूं कैसा है, तो गेहूं स्निग्ध है, पचने में भारी है, इसकी तासीर ठंडी है। ज्वार में ये रूखापन है पर ये जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, इसकी जो तासीर है ये ठंडी है। बाजरा गर्म है, रागी ना बहुत ज्यादा गर्म ना ठंडी, यानी अनुष्ण है। तो इस तरह से हर एक चीज अलग है। अब अगर किसी को भूख बहुत अच्छी है, खाना बहुत अच्छे से पचता है, जिनको नरिशमेंट चाहिए, वेट गेन करना है, या फिर लंच में आपको लेना है, तो गेहूं की रोटी आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। वही शाम के खाने में यानी डिनर में अगर आपको लेना है तो मिलेट की रोटी ज्यादा अच्छी रहेगी। या फिर ऐसे लोग जिनको वेट लॉस करना है, जिनका डाइजेशन थोड़ा सा स्लो है, तो उनके लिए मिलेट ज्यादा सुटेबल है। इस तरह से आपने अपने लिए कौन सा अनाज सुटेबल है उस तरह का रखे, उनको मिक्स ना करें। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखी है, आपको ये पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूले। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली टिप की तरफ। फाइबर्स के लिए अगर आप बहुत सारा कच्चा खान पान, रॉ सैलड या फिर स्प्राउट्स लेते हैं, तो ये भी लॉन्ग टर्म में सही नहीं है। इनिशियली आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे, जैसे पेट वगैरह अच्छे से साफ हो जाएगा, पेट में हल्कापन लगेगा, पर अगर आप ये बहुत लंबे समय तक रखते हैं तो शरीर में इससे वायु बिगड़ेगी या फिर आपके डाइजेशन पे भी इसका बर्डन आ सकता है। तो प्रिफरेबली प्रॉपरली कुक करके आप खाएं,
जो एक ट्रेडिशनल वे में है, जैसे हम छोंक देते हैं, उसमें मसाले डालते हैं, तो वो सभी जो मसाले हैं जैसे कि जीरा, अजवाइन, हींग या फिर खड़े मसाले हैं, वो उस खाने को इजीली पचाने में हमारी मदद करते हैं। अग्नि संस्कार के बाद वही फूड खाना जो हमने पका रहे हैं वो पचने में ज्यादा इजी बन जाता है। सिर्फ एक ही सावधानी ले कि ओवर कुक ना करे, ताकि उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो चले ना जाए। तो थोड़ा सा बैलेंस करके अपने फूड को पकाना है। खाना षड रसात्मक हो, यानी जो 6 स्वाद है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यानी मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कड़वा, कसेला, ये सभी स्वाद आपके खाने में जरूर हो। ऐसे जरूरी नहीं कि एक ही मील में हो, पर हाँ, आपने उसको लेना जरूरी है। आपके दिन भर में जो फूड आप लेते हैं उसमें उसको जरूर रखें। अब इसमें आपके प्रकृति के अनुसार भी वात, पित्त, कफ, इन दोषों पे भी हर एक स्वाद का अपना असर है। जैसे कि मीठा, खट्टा और नमकीन, ये तीनों स्वाद जो है ये वात को कम करते हैं, कफ को बढ़ाते हैं। कड़वा, कसेला, तीखा, ये जो स्वाद है ये कफ को कम करेंगे पर वात को बढ़ाएंगे। और जो मीठा, कड़वा और कसेला, ये 3 स्वाद है, ये शरीर में पित्त को कम करेंगे। इस तरह से दोषों पे इसका असर आयुर्वेद में बताया जाता है। ऋतु के अनुसार यानी मौसम के अनुसार भी हमारे वेदर में भी वात, पित्त, कफ का जो बैलेंसिंग है वो बदलता है। तो इसीलिए ऋतुचर्या आयुर्वेद में दी जाती है। ऋतुचर्या के बारे में यानी हर एक मौसम में, सीजन चेंज में अपने खान पान कैसे रखना है, इसके बारे में भी डिटेल वीडियोज है, आप वो वीडियोज भी जरूर देखें। दालें खाते समय भी कुछ सावधानी लेना जरूरी है। दालों को अच्छी तरह से भिगो के फिर उसको छोंक देके, यानी घी तेल का छोंक देके, मसाले डाल के प्रॉपरली पका के आप खाएं। अब देखिए जितनी भी दालें हैं, मेजोरिटी जो दालें हैं वो रूखी है, नहीं इसमें रूखापन है, एक तरह का ड्राइनेस है। तो जब हम छोंक में घी या तेल डालते हैं तो उसके रूखेपन को ये स्निग्धता बैलेंस करती है। मसाले उन दालों को पचाने में हमारी मदद करते हैं। ये एक ट्रेडिशनल वे है। अब हर एक जो दालें है वो भी अलग अलग है। जैसे मूंग और मसूर की दाल बहुत ही पथ्यकर मानी जाती है, ये पचने में हल्की है। लेकिन जैसे कि कुल्थी की दाल, उड़द की दाल, तो इनकी तासीर कैसी है, ये गर्म है, उसमें भी उड़द की दाल पचने में भी भारी है। पर अगर विंटर सीजन है या आपका जठराग्नि बहुत अच्छा है, आपको वेट गेन करना है या फिर नरिशमेंट के लिए कुछ चाहिए, शुक्र धातु को बढ़ाना है, तो उड़द की दाल भी बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि जो कुल्थी की दाल है, जिन लोगों को किडनी स्टोन है तो वो कुल्थी की दाल का सूप बना के पी सकते हैं। तुअर की दाल भी अच्छी है, पर ऐसे लोग जिनको वायु की समस्या है, ब्लोटिंग या गैस ज्यादा इस तरह की तकलीफ है, तो उन्होंने इसे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज बाकी लोग इसे ले सकते हैं। एक ही सावधानी आपने लेनी है कि एक समय पे एक दाल को आपने पकाना है, अलग अलग दालों को मिक्स करके लेना अवॉइड करें। जीरो ऑयल कुकिंग या फिर बहुत ज्यादा फ्राइड चीजों का सेवन, ये दोनों ही अवॉइड करें। इसमें थोड़ा सा समझते हैं। ऐसे लोग जिनकी वात प्रधान प्रकृति है, यानी वात दोष डोमिनेंट है, जिनके शरीर में बहुत ज्यादा रूखापन है, ऐसे लोग अगर घी और तेल खाते हैं तो इससे उनको स्निग्धता बनी रहेगी। लॉन्ग टर्म में ये उनको फायदा ही करेगा। सिर्फ आपने छोंक में बहुत ज्यादा घी तेल नहीं डालते हुए ऊपर से आप इसे 1 चम्मच 2 चम्मच जरूर ले। अगर कोई लॉन्ग टर्म में बहुत रूखा सूखा खाना खाता है तो फिर उनको अर्थराइटिस की समस्या, जोड़ों में कटकट आवाज आना या फिर बालों में ड्राइनेस, त्वचा में ड्राइनेस, नींद कम आना, थॉट्स बहुत ज्यादा चलना, इस तरह से वात के बढ़ने के जो लक्षण है वो दिखाई देंगे। चावल के बारे में बहुत ही जरूरी चीज है। सबसे पहले कि जो आजकल हमें ब्राउन राइस खाने को बताया जाता है, तो इसकी जरूरत नहीं है। ब्राउन राइस को पकाने के लिए और पचाने के लिए बहुत ज्यादा देर लगती है, तो इसे आप अवॉइड करें। हाँ, लेकिन अनपॉलिश राइस है जिसके ऊपर हल्की सी एक लेयर है, उसे लेना आप प्रेफर करें। प्रिफरेबली लोकल वेराइटी ले, जो भी चावल आपके आसपास उगता है उसी को आप खाएं। तो बासमती चावल कोई हमेशा लेने की जरूरत नहीं है, कभी कभार आप इसे ले सकते हैं। आयुर्वेद में रक्तशाली यानी जो लाल रंग का चावल है उसे खाने के लिए बताया है, वो बहुत ही पथ्यकर है। दूसरी चीज है, चावल या कोई भी अनाज हमेशा पुराना इस तरह का यूज करें, कम से कम 1 साल पुराना आप यूज करें। आजकल तो जो ऑनलाइन ऑप्शंस के थ्रू भी हमें दिखता है कि 6 मंथ्स ओल्ड, 1 ईयर ओल्ड, तो पता चलता है। आपके यहाँ व्यवस्था है, आप थोड़ा सा अनाज लाके, चावल लाके आप घर में स्टोर करके रखें, क्योंकि इस तरह से पुराना जब ये अनाज होता है तो वो हमारे सिस्टम के लिए पचाना ज्यादा ईजी होता है। तीसरी जो टिप है वो है, प्रेशर कुकर में बनाया हुआ जो चावल है वो स्टिकी हो जाता है, यानी इसमें क्लेथ है जो डायबिटीज जैसे बीमारियों का कारण बन सकता है। तो हमेशा चावल ऊपर पकाए, बिना ढके इसे पकाए, इसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा डालें और जब ये थोड़ा हल्का सा कच्चा है तब आपने ये जो चावल का मांड है इसको निकाल लेना है और फिर उसको ढकना है, फिर सॉफ्ट होने देना है।
इस तरह से पकाया हुआ चावल जो डायबिटिक पेशेंट्स है वो भी खा सकते हैं। और अपने जो ये चावल की मांड निकाली है ये भी आप जरूर ले। ये राइस वाटर है, राइस सूप है, तो ये भी बहुत अच्छा है। इसमें आप थोड़ा सा सेंधा नमक, जीरा पाउडर, सोंठ का पाउडर इस तरह से मिला के लेते हैं तो आपका डाइजेशन और अच्छा खुलने के लिए, अनडाइजेस्टेड फूड को पचाने के लिए ये आपको मदद करता है। सब्जियों में लौकी, परवल, कद्दू, घिया, तोरई, टिंडे इस तरह की सब्जी आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। ये बहुत ही पथ्यकर है तो हमेशा इसका आप खान पान में समावेश करें। लेकिन जो लिफी वेजिटेबल यानी जो साग है इसको थोड़ा कम रखें। इसको आयुर्वेद में इतना रिकमेंड नहीं किया गया है। इसके खाने की भी एक विधि दी हुई है। इसमें कहा गया है स्विन्नम निष्पीड़ित रसम स्नेहाढ्यम नाति दोषलम, यानी आप जब भी ये हरे पत्ते वाली सब्जियां बनाओ तो 3 स्टेप्स को आपने जरूर फॉलो करना है। सबसे पहला है स्विन्नम, यानी जो भी सब्जियां है इसको पहले तो प्रॉपरली वॉश करके फिर आपने इसको या तो स्टीम करे या पानी में उबाले। दूसरा है निष्पीड़ित रसम, यानी इसमें से जो ये पानी है इसको निचोड़ के ले। और तीसरा है स्नेहाढ्यम, यानी इन सब्जियों को फिर काट के घी या तेल में अच्छे से आप इसको पकाए ताकि इसमें जो रूखापन है, ड्राइनेस है, वो तेल या घी की स्निग्धता से वो बैलेंस हो सके। खान पान में दही का सेवन रेगुलरली नहीं करना है क्योंकि दही पचने में भी भारी है। दूसरा है इसकी तासीर गर्म है, स्पेशली जो गर्मी का सीजन है इसमें तो इसे जरूर अवॉइड करना चाहिए। पर आप छाछ जरूर पी सकते हैं। छाछ को भी हल्का सा छोंक दे के जो भी स्पाइसेस आपको सूट करते हैं, जैसे जिन लोगों को कोई पित्त की समस्या नहीं है वो हींग का छोंक इसमें दे सकते हैं तो वो बहुत ही टेस्टी छाछ बन जाता है। जिनको पित्त की कोई समस्या है वो इसमें धनिया पाउडर डाले, थोड़ी सी मिश्री आप इसमें डालें ताकि आपको ये इतनी कोई तकलीफ ना दे। ये पाचक है, पचने में हल्का है, तो आप एक छोटी कटोरी छाछ आपके लंच में जरूर रखें। खाना बनाने में प्रिफरेबली आपने सेंधा नमक का ही यूज करना है क्योंकि जो सेंधा नमक है ये वात पित्त कफ तीनों दोषों के लिए अच्छा है। ये हमारे लिए पथ्यकर बताया हुआ है। लेकिन जो सामुद्र लवण है यानी जो सोडियम क्लोराइड, ये जो सॉल्ट हम खाते हैं तो ये विदाही है, यानी शरीर में एक तरह की जलन उत्पन्न करता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें आयोडीन कैसे मिलेगा, तो देखिए अगर आपका 3 बार आप मील लेते हैं जैसे नाश्ता और 2 बार का जैसे लंच और डिनर है तो इसमें एक में आप आयोडीन वाला नमक रख सकते हैं और बाकी 2 में तो भी आप सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। स्पेशली ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो सोडियम क्लोराइड से आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन होकर आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, जो सेंधा नमक आपको इस तरह का असर नहीं दिखाएगा। विरुद्ध आहार यानी ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन जो हमारे लिए सही नहीं है, जो विरुद्ध है, उनको भी हमने अवॉइड करना चाहिए। जैसे अगर कोई पास्ता बना रहे हैं और पास्ता में आप व्हाइट सॉस में दूध भी डाल रहे, नमक भी डाल रहे, तो ये विरुद्ध है। दूसरा है सब्जियों में ग्रेवी बनाते समय अगर आप दही डाल रहे, दही को गर्म कर रहे हैं, तो ये भी आयुर्वेद में विरुद्ध माना जाता है। विरुद्ध आहार के बारे में भी डिटेल वीडियो है, वो भी आप जरूर देखें। तो आप जब भी कुकिंग करें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्बिनेशन या जो पचने में बहुत ज्यादा हेवी है इसको अवॉइड करें क्योंकि इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत सारे डिसीजेस का, इवन ऑटो इम्यून डिसीजेस का भी कारण बनेगा। खाना पकाने के लिए कौन से बर्तनों का यूज करें, तो देखिए जो मिट्टी का बर्तन है बहुत अच्छा है, पकाने के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि स्टोर भी आप इसमें करके रख सकते हैं, पर ये उतना प्रैक्टिकली काफी लोगों को पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसको इतने सारे बर्तन रखना, उनको साफ करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो रेगुलर बेसिस पे स्टील के बर्तन आप यूज कर सकते हैं। सब्जियां बनाने के लिए लोहे के बर्तन, लोहे की कढ़ाई भी जरूर यूज करें क्योंकि जिन लोगों को खून की कमी है उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। यहाँ तक कि जो पीतल के वगैरह बर्तन है, स्पेशली जो ट्रेडिशनली कढ़ाई करके जो बर्तन यूज किए जाते थे वो भी बहुत अच्छे हैं। जब आप छोटे बच्चों का खाना अगर आपको निकाल के रखना है तो आपके पास छोटा सा चांदी का बर्तन है, उसमें आप जरूर रखें। खाना बनाने के लिए, पकाने के लिए या स्टोर करने के लिए कौन कौन से बर्तनों का यूज करना है, कौन से धातु का शरीर पे क्या असर आता है, इसके बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम इसके लिए वीडियो लेके आएंगे। छोंक में जो मसाले हम यूज करते हैं जैसे कि काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, अजवाइन, तो इस तरह के मसाले कभी भी सीधे तेल में आपने नहीं डालना है, नहीं तो इसमें से जो ऑयल है वही जल जाएगा तो हमें इसके फायदे भी नहीं मिलेंगे। हमेशा जो भी आप प्याज है, टमाटर है, ये डाल के फिर आप ये खड़े मसाले वगैरह डालें ताकि आपको उसका पूरा फायदा मिल सके। इस तरह से आज के वीडियो में हमने 15 आयुर्वेदिक कुकिंग टिप्स के बारे में जाना है जो सभी के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।
आप भी इन्हें अपना के ज़रूर देखिए। अगर आप ऑलरेडी इन सभी टिप्स को फॉलो कर रहे हैं तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।